तो यहाँ पर आज देखेंगे स्पीड कंट्रोल है ना, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना क्या होता है, डिफिकल्ट है ना। इसकी स्पीड को, इसकी ड्रॉबैक क्या होती है इंडक्शन मोटर की, कि इसका स्पीड कंट्रोल डिफिकल्ट होता है। इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसकी एफिशिएंसी से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक। दूसरी इसकी ड्रॉबैक क्या होती है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, इन्फीरियर टू शंट मोटर। तो जो डीसी शंट मोटर होती है, डीसी शंट मोटर का जितना स्टार्टिंग टॉर्क है उससे भी कम होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये दो इसके साथ में डिफिकल्टी है इंडक्शन मोटर के साथ में। ठीक। तो इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो V अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए लोअर वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पे उसको स्टार्ट करते हैं। तो जब इसको हम ट्रैक्शन में यूज करते हैं तो इसी तरह से उसको स्टार्ट किया जाता है कि इंडक्शन मोटर को हम क्या करते हैं, यदि ट्रैक्शन में यूज करेंगे ना तो वहाँ पे इसको लोअर वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पर स्टार्ट करते हैं, जिससे हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट लोअर करंट हमको प्राप्त होता है वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसकी स्पीड कंट्रोल है ना, वैसे तो हम कहाँ पे यूज करते हैं इंडक्शन मोटर का, जहाँ पे हमको कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर्ड है, मीन्स स्पीड को बार बार चेंज नहीं करना है। एक बार मशीन को रन कर देंगे, भाई मोटर की रेटेड स्पीड है मान लो 440 आरपीएम, तो 440 आरपीएम पे ही वो कंटिन्यू रन करेगी। अब इसकी स्पीड को हमको वेरी नहीं करना है, तो जहाँ पे स्पीड कंट्रोल रिक्वायर्ड नहीं होता है वहाँ पे हम इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे आपको स्पीड को वेरी करना होता है तो वहाँ किसका यूज़ करते हैं, डीसी मोटर का यूज़ करते हैं। ठीक। लेकिन अपने यहाँ तो एसी सप्लाई आती है, तो एसी सप्लाई आती है तो मैक्सिमम हमारे यहाँ कौन सी मोटर लगी हुई है, इंडक्शन मोटर। तो कई जगहों पर उसकी स्पीड को कंट्रोल करने की भी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ मेथड्स बनाए गए हैं इलेक्ट्रिकली, है ना, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल है, उसमें स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है फ्रॉम स्टेटर साइड, स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टेटर साइड से जो स्पीड कंट्रोल कर सकते हो वो किस में कर सकते हो, आप स्क्विरल केज में भी कर सकते हो और स्लिप रिंग में भी कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। ठीक है। तो स्टेटर साइड से जो स्पीड कंट्रोल के इस मेथड होते हैं, एक होता है बाय चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, एक होता है बाय चेंजिंग अप्लाई फ्रीक्वेंसी, और एक होता है बाय चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल। ठीक। तो यहाँ पे ये जो मेथड होता है ये किसके लिए सूटेबल नहीं होता है, स्लिप रिंग मोटर के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो नॉट एप्लीकेबल फॉर स्लिप रिंग मोटर, यानी फेज वाउंड जो रोटर होता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो फेज वाउंड रोटर होता है उसके स्टेटर में जितने पोल होते हैं, ठीक है, उतने ही कहाँ पे होने चाहिए उसके रोटर में। तो यदि हम स्टेटर के पोल को चेंज करेंगे तो रोटर के तो पोल को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो दोनों के पोल में मिसमैच आ जाएगा, तो फिर मोटर वहाँ पे वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए ये जो मेथड होता है ये हम किस में यूज नहीं कर सकते हैं, समझ में आया। दूसरा यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम रोटर साइड। तो रोटर साइड से जो स्पीड कंट्रोल है ये किसमें आप यूज कर सकते हो, केवल स्लिप रिंग में, क्योंकि उसके रोटर में वाइंडिंग है। तो उसके रोटर में कुछ भी ऐड करना है या रिमूव करना है तो आप कर सकते हो। ठीक। स्क्विरल केज का रोटर कैसा होता है, ऑलरेडी शॉर्ट सर्किटेड है, तो उसमें एक्सटर्नली कुछ ऐड हम नहीं कर सकते हैं। तो ये यूज करते हैं ओनली इन फेज वाउंड रोटर। तो फेज वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर के लिए ही ये यूज किया जा सकता है। अब इसमें जो मेथड होते हैं वो मेथड होता है रोटर रियोस्टेटिक कंट्रोल, एक होता है कैस्केड, और एक होता है बाय इंजेक्टिंग एक्सटर्नल
EMF इन रोटर सर्किट। तो ये मेथड होते हैं, ठीक। तो ये ओनली फेज वाउंड के लिए, ठीक। इसको हम कर सकते हैं दोनों में, और ये जो मेथड है ये फेज वाउंड में सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेथड है, ये मेथड आपको याद है सबको, है ना। अब यहाँ पे बाय चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, तो अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करके क्या करेंगे, तो जैसे हमको पता है कि मोटर का जो रनिंग टॉर्क होता है वो स्लिप एंड स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के प्रोपोर्शन होता है। तो यदि रनिंग कंडीशन में हम वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो स्लिप इंक्रीज होती है, और स्लिप इंक्रीज होती है तो स्पीड क्या होती है उसकी वहाँ पे कम हो जाती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इस मेथड में क्या होता है, लार्ज चेंज, लार्ज चेंज इन वोल्टेज करने पर स्मॉल चेंज इन स्पीड होता है, ठीक। तो वोल्टेज में लार्ज चेंज करने पर स्पीड में क्या होता है, स्मॉल चेंज होता है। लेकिन यदि हम वोल्टेज में लार्ज चेंज करते हैं तो जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वोल्टेज। तो वोल्टेज में लार्ज चेंज करने से इसकी जो मैग्नेटिक कंडीशन है वो क्या होती है, वीक हो जाती है। तो इसलिए ये जो मेथड होता है ये मेथड सुटेबल नहीं है। तो इस मेथड को नॉर्मली हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। कहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे मोटर नॉर्मली नो लोड पे है, जैसे आप सीलिंग फैन है आपके घर में, है ना, वो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो उसमें आप क्या करते हो, रेगुलेटर लगाए हो, रेगुलेटर से वोल्टेज को क्या करते हो, कम करते हो, स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई लोड नहीं है। यदि लोड होगा तो मोटर फिर वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, प्रॉपर वर्क वो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मेथड यहाँ पे नहीं है। दूसरा, बाय चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को वैरी करके हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा है कि जो स्पीड होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, NR, या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया, जो NR है, NR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, NS, और NS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो जो सिंक्रोनस स्पीड है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पे, तो हम बोल सकते हैं NR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे स्पीड बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे तो स्पीड घट जाएगी, ठीक। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को वेरी करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी आती है, 50 हर्ट्ज। तो इस 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की स्पीड को चेंज करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए इस मेथड का यूज हम सब जगह नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मेथड होता है इस मेथड का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो इस मेथड का यूज कहाँ पे करते हैं, जो शिप होती हैं, पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक मेन मोटर होती है, और उस मेन मोटर के द्वारा हम ड्राइव करते हैं किसको, शिप को। तो वहाँ पे इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो जो वाटर शिप होते हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं, उनमें इस मेथड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकली, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम फ्रीक्वेंसी को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में हम, हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, एक होता है इन्वर्टर और एक होता है साइक्लो कन्वर्टर। तो इन दोनों का यूज करके हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या रखना है यहाँ पे, V/F रेशियो को कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली हम इन्वर्टर साइक्लो कन्वर्टर का यूज करके फ्रीक्वेंसी को चेंज करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम V/F रेशियो को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड हमारे लिए क्या होता है, अच्छा मेथड होता है, पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल। तो यहाँ पे स्टेटर के पोल को हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हम मोटर को बनाएंगे तो मोटर को बनाते समय ही हमको पहले से ही पता है कि हमको जो मोटर बनानी है उसमें पोल्स को चेंज करना है। तो उसके स्टेटर में जो हम स्लॉट्स बनाएंगे वो थोड़े डीपर स्लॉट्स बनाएंगे, और इसमें हम एक 3 फेज कंप्लीट वाइंडिंग कर दिए, और ये वाइंडिंग कर दिए 4 पोल के लिए, ठीक। और उसी स्टेटर में एक सेकंड वाइंडिंग कर दिए, और वो सेकंड वाइंडिंग हमने कर दिया यहाँ पे 8 पोल के लिए।
तो टू डिफरेंट नंबर ऑफ पोल के लिए हमने टू वाइंडिंग कर दी यहाँ पे। इसको सप्लाई देंगे, है ना, 50 हर्ट्ज सप्लाई दोगे इसको, तो मोटर जो है 1500 आरपीएम के नियरेस्ट स्पीड पर रन करेगी। इसको 50 हर्ट्ज सप्लाई दोगे तो मोटर जो है 750 आरपीएम के नियरेस्ट स्पीड पर रन करेगी। तो ये टू डिफरेंट स्पीड हमको मिल जाएंगी। तो इस तरह से स्टेटर में डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोल के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग वाइंडिंग करते हैं और उसके द्वारा हम अलग अलग स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड के द्वारा हम कितनी स्पीड तक प्राप्त कर सकते हैं, 3 to 4 स्पीड। इससे ज़्यादा स्पीड इसमें हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जैसे देखोगे कूलर वगैरह में मोटर यूज़ करते हैं, है ना, तो कूलर वगैरह की मोटर में इसका यूज़ किया जाता है, सिंगल फेज में भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल का ये बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड कंट्रोल का बेस्ट मेथड स्टेटर साइड से कौन सा होता है, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल। लेकिन इसको आप किस में यूज नहीं कर सकते हो, स्लिप रिंग में यूज नहीं कर सकते हो, स्क्विरल केज में यूज कर सकते हो, ठीक। हाँ, अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे ज़्यादा के लिए नहीं यूज कर पाते हैं इसको, साइज बड़ा हो जाएगा फिर उसका, है ना। तो इसलिए उससे ज़्यादा के लिए इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक। उसके बाद में फ्रॉम रोटर साइड, रोटर साइड से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो रोटर साइड से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, रोटर रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड। तो रोटर रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड में क्या करते हो आप, कि जो हमारा रोटर है, फेज ऑन रोटर है, इसमें हमने ये वाइंडिंग की हुई है, और हम पढ़ चुके हैं कि जो ये स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट होता है, ठीक, इसके द्वारा हम स्टार्टिंग के समय क्या करते हैं, रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। और रनिंग कंडीशन में जो ये कॉलर है ऊपर में, ये जो कॉलर है, ये कॉलर क्या कर देता है, इन तीनों को आपस में शॉर्ट कर देता है। रेजिस्टेंस रिमूव कर दिए, रेजिस्टेंस पूरा रिमूव हो गया रनिंग कंडीशन में, और ये कॉलर क्या किया है, इन तीनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर दिया, मतलब इसकी रोटर वाइंडिंग क्या हो गई है, शॉर्ट सर्किटेड हो गई है। अब यदि हमको स्पीड को कंट्रोल करना है तो अंडर रनिंग कंडीशन क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को वापस ऐड करेंगे। तो रनिंग कंडीशन में जो रेजिस्टेंस हमने रिमूव कर दिया था, इस रेजिस्टेंस को वापस क्या करेंगे, रोटर सर्किट में ऐड करेंगे। तो रोटर सर्किट में रनिंग कंडीशन में यदि रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में, ठीक है, रोटर में जो कॉपर लॉस है, रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रोटर में जो कॉपर लॉस है, ये कॉपर लॉस क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो मैंने कल या परसों आपको बताया था फ्लो डायग्राम में कि इनपुट स्पीड क्या है, एनएस, फिर क्या है, कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या है, ठीक। तो यदि कॉपर लॉस की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रोटर की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस मेथड में यहाँ पर जो स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड जो डिक्रीज होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, कॉपर लॉस। तो यदि किसी मेथड में लॉस के कारण हम स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन स्पीड कंट्रोल। तो जहां पे आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट ड्यूरेशन स्पीड कंट्रोल कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई लिफ्ट से सामान नीचे आ रहा है, तो लिफ्ट से सामान नीचे आता है तो मोटर दिन भर तो चलती नहीं है, कुछ समय के लिए 5 या 10 मिनट के लिए आप उसको यूज करोगे। तो ऐसे जगह पे शॉर्ट ड्यूरेशन जहाँ पे स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता होती है, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। यदि दिन भर स्पीड कंट्रोल करके रखना है तो दिन भर लॉस होते रहेगा, तो एफिशिएंसी वहां पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। तो शॉर्ट ड्यूरेशन स्पीड कंट्रोल के लिए ये मेथड जो है सुटेबल होता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि जो ये जो मेथड है, इसको मेथड को क्या बोल सकते हैं, ये कैसा है, वेस्टफुल मेथड है ना। वेस्टफुल क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इसमें जो डबल डिपेंडेंसी होती है, एक तो यहाँ पे स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस पे जो आप ऐड कर रहे हो, है ना, उसके कारण कॉपर लॉस बढ़ जा रहा है। दूसरा, इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करने लगती है किस पे, लोड पर। क्योंकि यदि लोड की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लोड की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है, स्लिप इंक्रीज हो जाती है। और आप पढ़े हो कि रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, स्लिप इनटू रोटर इनपुट होता है, ठीक।
तो यदि मोटर के शाफ्ट पर हम मैकेनिकल लोड इंक्रीज करते हैं तो स्लिप की वैल्यू इंक्रीज होती है, स्लिप की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कॉपर लॉस और बढ़ जाता है, तो कॉपर लॉस बढ़ता है तो स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे डबल डिपेंडेंसी हो जाती है, एक तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती ही है स्पीड, बट उसके साथ साथ किस पर डिपेंड करने लगती है, लोड के कारण भी स्पीड कम हो जाती है। तो इसलिए मेथड जो है बहुत अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे ये होता है कैस्केड। तो जो कैस्केड मेथड होता है, ठीक, तो यहाँ पे जो कैस्केड मेथड होता है, ये कैस्केड मेथड क्या होता है, कैस्केड मेथड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि कैस्केड मेथड में कितनी मशीन का यूज करेंगे, यहाँ पे मिनिमम 2 मशीन्स का यूज करेंगे। तो कैस्केड मेथड में एक स्लिप रिंग मोटर होनी आवश्यक है। तो ये है मोटर ए और ये मोटर क्या है, स्लिप रिंग मोटर है। और ये है एक दूसरी मोटर बी है, ये स्क्विरल केज मोटर है और ये लोड है। तो एक्चुअल में हमको लोड की स्पीड को कंट्रोल करना होता है, इसलिए हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो इन सभी को एक ही शाफ्ट पर मैकेनिकली कपल्ड कर देंगे। ये इस मोटर ए स्लिप रिंग मोटर की स्लिप रिंग है ये, और इस स्लिप रिंग पे हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कार्बन ब्रश। और इस प्रकार से जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हम बना के रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक अरेंजमेंट हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, 2 मोटर्स का यूज करेंगे, एक स्लिप रिंग और दूसरी स्क्वायर ग्लूज होगी। और एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि स्लिप रिंग के रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है कहाँ पे अवेलेबल होगी आपको, स्लिप रिंग पर। वो हम यदि मोटर बी के स्टेटर को देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक अरेंजमेंट बनाएंगे, इसी को बोलते हैं कैस्केड। ठीक, अब यहाँ पे इस मेथड में 2 मोटर्स का यूज करके मैक्सिमम कितनी स्पीड हम प्राप्त कर सकते हैं, 4 स्पीड। तो मैक्सिमम 4 टाइप्स की स्पीड आपको यहाँ पे मिल सकती है। ठीक, तो फर्स्ट स्पीड कैसे मिलेगी, तो सप्लाई देंगे किसको, मोटर ए। तो सप्लाई मोटर ए ओनली, तो केवल मोटर ए को सप्लाई दोगे तो पूरे सिस्टम को कौन ड्राइव करेगा, मोटर ए। स्विच को भी ओपन रखेंगे, पूरे सिस्टम को यानी लोड को कौन ड्राइव करेगा, मोटर ए। तो ये फर्स्ट स्पीड हो जाएगी कि जितने मोटर ए के पोल हैं उतनी स्पीड पे ये सिस्टम यहाँ पे ड्राइव करेगा। ठीक, अब इसकी सप्लाई को बंद कर देंगे, इसके स्टेटर को डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई देंगे। ठीक, तो यहाँ पे सप्लाई किसको दे रहे हैं, तो सप्लाई मोटर बी को दे रहे हो आप, ओनली मोटर बी। ठीक, तो जब ओनली मोटर बी को सप्लाई दे रहे हो तो पूरे सिस्टम को कौन ड्राइव करेगा, मोटर बी। तो ये हमको सेकंड स्पीड मिल जाएगी। ठीक, अब यदि कैस्केड यूज करना, अभी तक हमने कैस्केड यूज नहीं किया है, अब कैस्केड यूज करना है तो इस स्विच को क्या करोगे आप, यहाँ पे क्लोज कर दोगे। तो जैसे ही इस स्विच को आप यहाँ पे क्लोज करोगे और इसको देंगे हम 3 फेज सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई अब किसको दोगे, तो सप्लाई दोगे ए को। ठीक है, और इसकी जो रोटर ईएमएफ है, रोटर ईएमएफ किसको फीड करेंगे, मोटर बी को। तो मोटर बी को इसकी रोटर ईएमएफ फीड करेंगे। ठीक, तो ये कैस्केड कनेक्शन हो जाएगा। अब यदि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, ठीक, तो उसको बोलेंगे कम्युलेटिव कैस्केड। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे कम्युलेटिव कैस्केड। और कम्युलेटिव कैस्केड की कंडीशन में जो स्पीड होगी वो 120 एफ पी ए प्लस पी बी हो जाएगी। ठीक, अब हम ऐसा भी कनेक्शन कर सकते हैं कि इसके फील्ड को ऐसा रिवर्स कर दिए,
तो यहाँ पे इसके फील्ड और इसके फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल कैस्केड। तो डिफरेंशियल कैस्केड में हमको ये फोर्थ स्पीड मिलेगी, पी ए माइनस पी बी। तो इस तरह से 1 2 3 एंड 4 मैक्सिमम कितनी स्पीड मिल सकती है, यहाँ पे 4 स्पीड मिल सकती है। ठीक, तो ये हमारा कैस्केड कनेक्शन हो जाता है। डिफरेंशियल में डिफरेंस आएगा पोल का, है ना, और कम्युलेटिव में दोनों पोल का सम आ जाएगा। इसके बाद में जो एक नेक्स्ट जो मेथड है, ठीक, वो मेथड है बाय इंजेक्टिंग ईएमएफ इन रोटर सर्किट। लास्ट मेथड है। तो रोटर सर्किट में एक्सटर्नल ईएमएफ को क्या करोगे आप, यहाँ पे इंजेक्ट करोगे। तो रोटर सर्किट में एक्सटर्नल ईएमएफ कैसे इंजेक्ट करोगे, तो जैसे देखेंगे कि ये हमारा रोटर है और ये इसकी स्लिप रिंग है। ठीक, तो यहाँ पे इसका क्या होता है, ये रोटर है, ये 3 फेज वाइंडिंग की वो आप यहाँ पे, है ना, ये कनेक्टेड है। तो इसके रोटर में क्या करेंगे हम, एक्सटर्नल ईएमएफ को इंजेक्ट करेंगे, बाहर से ईएमएफ उसको दोगे। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, रोटर सर्किट में एक्सटर्नली ईएमएफ इंजेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज हमको हमेशा याद रखनी है कि जो इंजेक्टेड ईएमएफ होगी, ठीक है, यहाँ पे जो इंजेक्टेड ईएमएफ है, जो इसको आप ईएमएफ दे रहे हो, उस ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्लिप फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये सबसे मस्ट कंडीशन है, यदि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो मोटर फिर वर्क नहीं करेगी। तो सबसे जरूरी कंडीशन क्या है कि इंजेक्टेड ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, स्लिप फ्रीक्वेंसी। स्लिप फ्रीक्वेंसी मतलब रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि यदि स्लिप की वैल्यू कितनी है, 0.03 है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो रोटर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये स्लिप फ्रीक्वेंसी है, तो इतनी फ्रीक्वेंसी की ईएमएफ देनी है। ठीक है, तो सबसे मस्ट कंडीशन क्या है, रोटर में जो इंजेक्ट करेंगे ईएमएफ उसकी फ्रीक्वेंसी रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी यानी कि स्लिप फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना जरूरी है। इसके बाद में यदि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो ये रोटर की ईएमएफ है, तो ये जो है रोटर ईएमएफ है और ये यहाँ पे इंजेक्टेड ईएमएफ। ठीक, अब रोटर ईएमएफ का जो एम्पलीट्यूड है मान लीजिए 20 वोल्ट है और इंजेक्टेड ईएमएफ का जो एम्पलीट्यूड है वो है 50 वोल्ट है, सॉरी 5 वोल्ट है। तो जब हम रोटर में जो ईएमएफ इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक, उसका जो फेज दिख रहा है, दोनों का फेज कैसा है, सेम, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, सेम इंस्टेंट पे ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों का फेज कैसा है, सेम है। यदि इंजेक्टेड ईएमएफ का फेज रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के फेज में होता है, ठीक, तो रोटर की जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी वो इन दोनों का क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो रोटर की जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो इन दोनों का सम हो जाएगी। तो रोटर की रिजल्टेंट वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 25 वोल्ट। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे रोटर का रेजिस्टेंस जो है ये क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो रोटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो कॉपर लॉस डिक्रीज हो जाएगा, कॉपर लॉस डिक्रीज होगा तो मोटर की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बोलेंगे रोटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, और इसकी जो स्पीड है, रोटर की जो स्पीड है वो क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, और यदि हम देखेंगे कि ये रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये, और यहाँ पर ये है इंजेक्टेड ईएमएफ, और इंजेक्टेड ईएमएफ का जो फेज है वो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के क्या है, अपोजिट है। जिस समय इसकी पॉजिटिव साइकिल है उस समय इसकी नेगेटिव साइकिल है, तो अपोजिट फेज हो गया।
तो यहाँ पे रोटर की अब रिजल्टेंट ईएमएफ जो होगी वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगी। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 वोल्ट। तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि रोटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। ठीक, और इसकी जो स्पीड है रोटर की वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो यदि आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पीड को इंक्रीज करना है तो इंजेक्टेड ईएमएफ क्या होनी चाहिए, रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के इन फेज में होनी चाहिए। ठीक, और उसके मैग्नीट्यूड को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस मोटर को क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड पर भी रन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सिंक्रोनस स्पीड पे इसको आप रन कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी रोटर ईएमएफ, ये हो गई इंजेक्टेड ईएमएफ, और ये हो गई रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ रोटर। ठीक है, तो याद रहेगा इन फेज स्पीड बढ़ रही है मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, अपोजिट फेज स्पीड घटेगी मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कॉपर लॉस बढ़ता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है ऐसा, है ना, यदि मोटर के इन फेज में है या स्पीड इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, वेरी सेंसिटिव एंड वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इस मेथड के द्वारा वेरी सेंसिटिव एंड वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ईएमएफ दे रहे हो उस ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, स्लिप फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए हमको अलग से एक डीसी मोटर और इसके साथ में एक रोटरी कन्वर्टर, इन टू मशीन्स का यूज करना पड़ता है। ठीक, तो जिसके कारण इसकी कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो इनकी हेल्प से हम रोटर में स्लिप फ्रीक्वेंसी की ईएमएफ देते हैं, तो इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे वॉर्ड लियोनार्ड मेथड पढ़ते हैं ना, कि उसमें एक्स्ट्रा टू मशीन्स का यूज करना पड़ता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सब जगह यूजफुल ये मेथड नहीं है। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हायर रेटिंग मोटर होती है। तो इसको यूज किया गया है जहाँ पे 4000 किलोवाट, ठीक है, इतनी हाई रेटिंग की मोटर है उसमें इसको यूज किया गया। तो सब जगह इसको आप यूज नहीं कर सकते हो, बट इस रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल का ये बेस्ट मेथड होता है। ठीक, और इसमें स्पीड को आप सिंक्रोनस स्पीड तक इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लिए। इसके बाद में देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर। तो रोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसा होता है, तो ये रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, ये है E2 स्टैंडिस्टिकली ईएमएफ है। ठीक, ये R2 फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड क्या है, ये रिएक्टेंस है। और ये एक वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, R2 1/स्लिप माइनस क्या है 1। ठीक, तो ये रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट आपको याद रखना है। तो रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है, उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होती है, स्टैंडिस्टिकली ईएमएफ E2। ठीक, और उसमें एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है R2, एक दूसरा रेजिस्टेंस है X2, और ये क्या है यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है R2 1/स्लिप माइनस 1। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू क्या होता है, मैकेनिकल लोड होता है। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल
वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल लोड। ठीक, तो इसको यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि पूछेगा कि रोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर पर मैकेनिकल लोड की वैल्यू कितनी होती है ना, ऑप्शन दे देगा आपको R2 1 अपॉन स्लिप माइनस 1, R2 स्लिप माइनस 1, ऐसा करके दे देगा ऑप्शन 4-5 बना के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितना होता है R2 1 अपॉन स्लिप माइनस क्या होता है 1। ठीक, और इसमें क्या होता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस R2 होता है और क्या होता है X2। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस होता है। इसके कारण क्या होगा यहाँ पे, रोटर कॉपर लॉस, और ये रोटर का क्या है, स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस होता है। ठीक, तो याद रहेगा ये। इसके बाद में जो इसका मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है, इसकी जो मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, वो मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट सेम किसके समान होता है, ट्रांसफॉर्मर के समान होता है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जो ये मोटर है, इसका ये स्टेटर हो गया। ठीक, और स्टेटर में आप क्या करते हो, यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग करते हो, फिर एयर गैप होता है यहाँ पे, और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे रोटर होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसको आप बोलोगे कि ये इसकी स्टेटर वाइंडिंग है, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग है ये। तो जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस होता है। ये R1 हो गया, X1 हो गया। ठीक, ये R1 हो गया, X1 हो गया, ये R1 हो गया, X1 हो गया। ठीक, इसको आप क्या देते हो, यहाँ पे वोल्टेज देते हो V1, और इसके फेज में वोल्टेज होती है यहाँ पे V1/√3। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके कारण इसमें क्या फ्लो होती है, यहाँ पे करंट फ्लो होती है I1। ठीक, तो ये रोटर का रेजिस्टेंस, सॉरी स्टेटर का रेजिस्टेंस, और क्या होता है उसका रिएक्टेंस यहाँ पे होता है। ठीक है, अब उसके बाद में एयर गैप के थ्रू जो पावर है फिर किसको ट्रांसफर होती है, रोटर को ट्रांसफर होती है। तो रोटर जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई है, तो ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है इस प्रकार से, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कैसी है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड होती है। ठीक, तो ये यहाँ पे R2 X2 हो गया, X2 R2 हो गया। ठीक, R2 X2 हो गया, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से रोटर सर्किट होता है। तो यहाँ पे रोटर पे जो हम मैकेनिकल लोड अप्लाई करते हैं, तो मैकेनिकल लोड अभी लिखे कि मैकेनिकल लोड जो पर फेज होगा ना, तो इज इक्वल टू क्या होता है, ये R2 और 1 अपॉन स्लिप माइनस 1। ठीक, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है उसको क्या बोलते हो, R2 डैश। इसी का जो कंपोनेंट है वो कहाँ पे होता है, प्राइमरी में। तो प्राइमरी की करंट क्या होती है, नो लोड करंट प्लस क्या होती है, I2 डैश होती है। ठीक, तो यदि हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो ये स्टेटर साइड का इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक, तो ये एक फेज को ले रहे हैं, पर फेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ पे फेज वोल्टेज हो जाएगी। ठीक, ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये फेज वोल्टेज हो जाएगी V1। ये स्टेटर साइड हो गया। अब ये दोनों वाइंडिंग के बिटवीन क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक कपलिंग होती है। तो दोनों वाइंडिंग के बिटवीन यहाँ पे एयर गैप है। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में हम क्या करते हैं, ऐसा 2 लाइन्स ऐसा ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या शो करता है यहाँ पे कि यहाँ पे आयरन कोर है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक कपलिंग है। तो ये जो मैग्नेटिक कपलिंग है किसके थ्रू है, यहाँ पे हाई रिलक्टेंस एयर गैप। तो एयर गैप के थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, यहाँ पे कपल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर गैप की फ्लक्स है, और जो सिंक्रोनस फ्लक्स होती है, और उसके थ्रू क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कपल्ड होते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे ये, तो ये हो गया आपका
मैकेनिकल लोड, ठीक। और आपकी जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ हो गई आपकी E2, ठीक। और इसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो होगी I2, ये हो जाएगा R2 और X2। और इसी I2 का जो कंपोनेंट है I2 डैश, वो यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक। इसमें क्या फ्लो होगी, नो लोड करंट, तो ये नो लोड एलिमेंट है, तो ये नो लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये नो लोड रिएक्टेंस है, ठीक। और इसमें जो करंट फ्लो होती है उसको क्या बोलते हो, वर्किंग करंट। इसमें जो फ्लो होती है उसको क्या बोलते हो, मैग्नेटाइजिंग करंट। ये प्राइमरी रेजिस्टेंस हो गया और ये प्राइमरी रिएक्टेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये होता है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि इसके जो पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो ये जो, अच्छा इसको यहाँ पे लिख लो, प्राइमरी की जो करंट होती है मेन, ये क्या होगी, नो लोड करंट प्लस क्या होगी I2 डैश, इन दोनों का वेक्टर सम होती है। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि सेकेंडरी के पैरामीटर को हम कहाँ पे रिफर कर सकते हैं, प्राइमरी साइड में रिफर कर सकते हैं। तो प्राइमरी साइड में रिफर करते हैं और इसके सर्किट को हम अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी है ना कन्वीनियंस के लिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबको पता है कि इसको प्राइमरी साइड में शिफ्ट करोगे, इसको प्राइमरी साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो प्राइमरी साइड में शिफ्ट करोगे तो इसको क्या लिखोगे I2 डैश, जो यहाँ पे ईएमएफ थी E2, उसको क्या लिखोगे यहाँ पे E2 डैश, ये क्या हो जाएगा R2 डैश, और ये क्या हो जाएगा X2 डैश, और ये क्या हो जाएगा RL डैश, ठीक। तो सबको पता है कि यदि रेजिस्टेंस को, सेकेंडरी के रेजिस्टेंस को प्राइमरी में शिफ्ट करेंगे तो उसको क्या करोगे, के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। तो ये जो R2 डैश है ये क्या होगा R2 बाई के स्क्वायर, ठीक। X2 डैश क्या होगा X2 बाई के स्क्वायर, RL डैश क्या होगा तो RL बाई के स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको हम प्राइमरी रिफर कर देंगे। इसी तरह से करंट को रिफर करते हैं, वोल्टेज को रिफर करते हैं। तो यदि हमारी करंट को रिफर करना है तो करंट को रिफर करने के लिए प्राइमरी साइड में क्या करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है और वहां पे किसका यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का यूज करते हैं। तो इसे देखेंगे कि जो हमारी प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट का जो रेशियो होता है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के इक्वल होता है। तो यदि हमको I1 की वैल्यू चाहिए तो I1 की वैल्यू कितने हैं, के टाइम्स ऑफ क्या होता है I2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे I1 यानी क्या हो गया, प्राइमरी करंट हो गई। तो सेकेंडरी के करंट को हम कहाँ लेके चले गए हैं, प्राइमरी में, तो इसी को क्या बोलेंगे हम I2 डैश बोलेंगे, ठीक। तो इसको हम यदि I2 डैश चाहिए तो क्या लिखते हैं, के टाइम्स ऑफ I2। तो यदि I2 डैश है तो इसको क्या लिखते हैं हम, के टाइम ऑफ I2 लिखते हैं, ठीक। और ये जो R2 X2 होता है उसको कैसे लिखते हैं, R2 बाई के स्क्वायर X2 बाई के स्क्वायर। तो इस तरह से फिर इसका हम क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए इसके इक्विवेलेंट सर्किट को हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्या है सर्किल डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना होता है। तो उसके लिए ये R0 हो गया, ये X0 हो गया, ये हो गई प्राइमरी करंट, ये हो गई फेज वोल्टेज, नो लोड करंट, ठीक। और ये हो गई यहाँ पे आपका I2 डैश। अब जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हो, एक होता है R01, तो R01 क्या होता है, तो R1 प्लस क्या होता है, ठीक है, R2 डैश होता है। X01 क्या होता है, तो X01 क्या होता है, X1 प्लस क्या होता है, X2 डैश होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, सबको एक साथ क्लब कर लेते हैं, है ना, बताया अभी कन्वीनियंस के लिए अपनी। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इसको R01 हो गया और ये क्या हो गया इसका X01 हो गया, ठीक। और यहाँ पे जो आपका ये लोड रेजिस्टेंस है, उस लोड रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो ये RL डैश हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा R2 बाई के स्क्वायर और 1/स्लिप-1 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इन सबको हमने प्राइमरी साइड में क्या कर लिया है, रेफर कर लिया है, ठीक। तो यहाँ की जो ईएमएफ होगी वो क्या हो जाएगी, ये E2 डैश हो जाएगी। तो इस तरह से सबको हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे प्राइमरी साइड में इसको रेफर कर लिया।
समझ में आया? तो आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर का और इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट दोनों का कैसा होता है, सेम। डिफरेंस कैसे रखोगे, पता करोगे, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो, लोड रेजिस्टेंस है, मैकेनिकल लोड है, और मैकेनिकल लोड क्या होता है, 1 अपॉन स्लिप माइनस। तो यदि स्लिप दिया हुआ है मतलब समझ जाना वहाँ पे ये ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है, ये इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक, तो ये जो आर नोट है, इस आर नोट को क्या लिखते हैं हम, कोर लॉस कंडक्टेंस। इसको लिखते हो आप कोर लॉस कंडक्टेंस। तो कोर लॉस कंडक्टेंस जो होता है इसको लिखते हो 1/R0, और इसको क्या लिखते हो, मैग्नेटाइजिंग ससेप्टेंस। तो मैग्नेटाइजिंग ससेप्टेंस जो होता है इसको क्या लिखते हो, 1/X0। ठीक, पैरेलल सर्किट में एडमिटेंस मेथड का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्साइटेशन कंडक्टेंस और एक्साइटेशन ससेप्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, एक्साइटेशन कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये इसका यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करते हैं, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, फिर सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो इतना समझ में आया सबको? एक्साइटेशन का मतलब होता है कि जब मोटर के ऊपर में कोई लोड नहीं है, किसी लोड को, मैकेनिकल लोड को ड्रॉ नहीं कर रही है। ठीक है, जस्ट आपकी मोटर जो है 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट है, तो आप बोलोगे आपकी मोटर को आपने क्या दिया हुआ है, एसी एक्साइटेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो उस समय उसमें ये वाला एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा ऑलमोस्ट। तो क्या फ्लो हो रहा होगा, ये फ्लो हो रहा होगा, तो इसलिए क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन कंडक्टेंस या ससेप्टेंस उसको यहाँ पर बोलेंगे। ठीक, नोट कर लिए? इसके बाद में मैंने आपको बताया था सर्किल डायग्राम का जो बेसिक्स था। ठीक है, बेसिक्स ऑफ सर्किल डायग्राम। तो बेसिक्स ऑफ सर्किल डायग्राम बताया था आपको कि यहाँ पे एक एसी सर्किट है ये, और इस एसी सर्किट में ये क्या है, कांस्टेंट रिएक्टेंस है ये, और वेरिएबल क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक, और इसको हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एसी सप्लाई दी हुई। तो इस सर्किट में क्या फ्लो होगी, करंट। तो ये रेजिस्टेंस है आर मान लो इसको, इसको मान लो रिएक्टेंस है ये एक्स। तो इस सर्किट में यहाँ पे क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है, ये किसको शो कर रहा है, वोल्टेज की वैल्यू को, और ये एक्सिस को शो कर रहा है यहाँ पे करंट की वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक, तो इस सर्किट की जो करंट है आई, इस सर्किट की करंट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वोल्टेज अपॉन क्या होगा, इम्पिडेंस। ठीक है, तो इस सर्किट की जो करंट है वो क्या होगी, वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस यहाँ पे हो जाएगी, है कि नहीं। अब यदि इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक इम्पिडेंस ट्रायंगल। तो जो इम्पिडेंस ट्रायंगल है इसमें ये रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो यदि इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, इम्पिडेंस को किसके टर्म्स में, रिएक्टेंस के टर्म्स में, तो रिएक्टेंस के टर्म्स में इम्पिडेंस को कैसे चेंज करोगे, ठीक है, तो किस में लेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, किस में आता है, साइन में आता है। तो x इज इक्वल टू, यानी आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो इम्पिडेंस होगा ये क्या होगा। ठीक, तो इस इम्पिडेंस की वैल्यू को यदि यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, v अपॉन एक्स और साइन फाई। तो यही क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स।
ठीक। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि यदि इस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, जीरो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है, मतलब प्योर रिएक्टिव सर्किट हो गया ये। और प्योर रिएक्टिव सर्किट में जो करंट है वोल्टेज से क्या करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी। तो यहाँ पे जो करंट है वो वोल्टेज से क्या करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी। ठीक। और इस कंडीशन में सर्किट की करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो सर्किट की जो वो मैक्सिमम करंट है, वो मैक्सिमम करंट क्या होगी, V अपॉन एक्स। ठीक, बात समझ में आ गई। तो यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है, यदि सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, ठीक है, तो जो फेज एंगल है फाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक। और जो सर्किट की करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, यही क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्किल होता है। ठीक है। तो सर्कल का जो डायमीटर है, ये मान लीजिए ये सर्किल का डायमीटर है ये, तो ये जो सर्किल का डायमीटर है, ये सर्किल का डायमीटर कौन डिटरमाइन करेगा, वोल्टेज और रिएक्टेंस का रेशियो। ठीक है। अब यदि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, ठीक, तो इस सर्किट का जो इम्पीडेंस है, अभी रेजिस्टेंस जीरो था, अभी रेजिस्टेंस जीरो था, तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या था, रिएक्टेंस। तो हमने करंट निकाल ली थी वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस। ठीक। और सर्किट में फेज एंगल कितना था, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या थी, 1, तो हमारा क्या आया था, V अपॉन एक्स आया था। ठीक। अब जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने पर Z क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्स नहीं होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, रिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक। तो अब जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होती है, रिएक्टेंस से बढ़ने लगती है। ठीक है। जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी और साथ ही सर्किट अब प्योर इंडक्टिव सर्किट नहीं होगा, रेजिस्टेंस आएगा, तो फेज एंगल क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो दो चीजें होंगी, करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, क्योंकि अब ये कंडीशन नहीं है, अब ये इम्पिडेंस इंक्रीज हो रहा है, तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। साथ ही उसका जो फेज एंगल था 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं रहेगा, 90 डिग्री से क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है। तो फेज एंगल जो पहले 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री से कम होगा, और करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फेज एंगल भी डिक्रीज होगा, करंट का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज होगा, ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एरो दिख रही है, ये एरो किसको शो कर रही है, करंट की वैल्यू को शो कर रही है। ठीक है। और इसकी जो पोजीशन है वो क्या शो कर रही है, फेज एंगल को शो कर रही है। तो इसकी जो एरो का ये पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एरो हेड, तो एरो हेड का जो ये पॉइंट है, ये क्या शो करेगा, लोकस ऑफ सर्किल को शो करेगा। तो यदि इसके एरो हेड के पॉइंट को ऐड करोगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सर्कल। तो इसका जो एरो हेड का पॉइंट है, ठीक है, वो क्या शो करता है, लोकस ऑफ सर्कल को यहाँ पे शो करता है। आई बस में। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करते करते इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। तो जब इसकी वैल्यू को इनफाइनाइट कर दिया, तो करंट क्या हो जाएगी, तो करंट जीरो हो गई, यहाँ पे करंट डिक्रीज होते 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 जीरो हो गई। तो यहाँ से ओरिजिन से ये सर्किल ऐसे स्टार्ट हुआ। आई वो समझ में। तो ये इसका बेसिक है। तो इस तरह से हम सर्किल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इसी बेसिक्स का यूज किया गया किसमें, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। तो जैसे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है, उसके सर्किट डायग्राम में हमने क्या देखा, सॉरी, उसके इक्विवेलेंट सर्किट में हमने क्या देखा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा है। तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट में भी क्या है, रेजिस्टेंस है, और इसके इक्विवेलेंट सर्किट में भी क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंस है। ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे हम सर्किल डायग्राम का यूज कर सकते हैं और उसके द्वारा इसकी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमको इसके कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होगी सर्किल डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है। तो हमको R01, X01, ठीक है, R0, X0, तो इन सब की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी पड़ेगी, इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम मोटर पे क्या करेंगे, यहाँ पे टू टाइप्स के टेस्ट करेंगे।
तो एक होता है यहाँ पे ब्लॉक रोटर टेस्ट और दूसरा होता है यहाँ पे नो लोड टेस्ट। तो जैसे ट्रांसफार्मर में टू टाइप्स के टेस्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर में टू टाइप के टेस्ट करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम टू टाइप के टेस्ट करेंगे। ठीक, तो एक होगा यहाँ पे नो लोड टेस्ट। तो जो नो लोड टेस्ट होता है, ठीक, इस नो लोड टेस्ट से क्या फाइंड करते हैं, तो इससे आप क्या फाइंड कर लोगे, तो इससे आप फाइंड करोगे एक्साइटिंग कंडक्टेंस एंड मैग्नेटाइजिंग ससेप्टेंस, जो भी बताया था। तो इन दोनों की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। दूसरा इससे क्या फाइंड कर लेते हैं, नो लोड करंट फाइंड कर लेते हैं कि नो लोड करंट कितनी होगी। तीसरा इससे हम नो लोड पावर फैक्टर एंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक, और इससे हमको ये पता चल जाता है कि मोटर में जो कांस्टेंट लॉस है, ये कांस्टेंट लॉस कितने हैं। ठीक, तो इसके लिए मोटर को क्या करोगे आप, नो लोड पर रन करोगे, है ना। तो मोटर को यहाँ पे क्या करते हैं, हम नो लोड पे रन करते हैं, और नो लोड पे रन करके, ठीक है, उसको रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और रेटेड वोल्टेज अप्लाई करके मोटर को नो लोड पे रन करते हैं, और मीटर वोल्ट मीटर वाट मीटर लगा करके उसकी पावर को, उसकी करंट को, नो लोड करंट को और उसकी वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं, और उनकी हेल्प से इस वैल्यू को हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, नो लोड टेस्ट जो हम कंडक्ट करते हैं इंडक्शन मोटर में, उस से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, ठीक है, एक्साइटिंग कंडक्टेंस, कोर लॉस ससेप्टेंस, सॉरी उल्टा बोल दी, कोर लॉस कंडक्टेंस और मैग्नेटाइजिंग ससेप्टेंस। ठीक, और नो लोड करंट, नो लोड पावर फैक्टर एंगल, ठीक है, और क्या पता चल जाता है आपको, कांस्टेंट लॉस पता चल जाते हैं। इतना समझ में आया। अब इसके बाद में दूसरा क्या करते हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कैसे करते हैं, तो जैसे हम ट्रांसफार्मर में करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में कैसे करते हो, उसकी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट कर देते हो, और हाई वोल्टेज पर वोल्टेज अप्लाई करते हो। कितनी वोल्टेज अप्लाई करते हो, रेटेड वोल्टेज का 5 to 10%। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके रोटर को ब्लॉक कर देते हैं। रोटर को शॉर्ट सर्किट टेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा ब्लॉक रोटर टेस्ट। शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हो, ब्लॉक रोटर ज़्यादा बेटर रहेगा, ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक, या बोलना है तो शॉर्ट सर्किट बोल सकते हो, एक्चुअल में ब्लॉक रोटर टेस्ट ज़्यादा बेटर है। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट का यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो सिमिलर टू क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म, उसके समान ही होता है। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका रोटर है, इसके रोटर को ब्लॉक कर देंगे, मतलब उसको रोक दोगे आप एक्सटर्नल मींस से। तो पूरा तो रोक नहीं पाएंगे, तो वेरी लो स्पीड पे क्या करेंगे आप, उसको रन कर सकते हो वेरी लो स्पीड पे। जैसे कि मान लो आपकी जो स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है, तो आप उसको मान लो 10-20 आरपीएम पे उसको रन कर रहे हो, तो वेरी स्लोली उसको क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो एज्यूम कर लेंगे कि उसका रोटर कैसा है, ब्लॉक है। ठीक, अब यदि उसका रोटर ब्लॉक है, ठीक, तो उसको आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मोटर हैवी करंट ड्रॉ करेगी और उसका स्टेटर जो है वो बर्न हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, जो रेटेड वोल्टेज है उस रेटेड वोल्टेज का 10 to 15% वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज ऑफ रेटेड, परसेंट ऑफ रेटेड वोल्टेज। तो इसके स्टेटर पर रेटेड वोल्टेज का कितना अप्लाई करेंगे हम, 10 to 15% वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो इतनी वोल्टेज अप्लाई करने पर, ठीक है, उसमें क्या फ्लो होने लगेगी, फुल लोड करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, उसको हम अमीटर से मेजर कर लेंगे, वोल्टेज को मेजर कर लेंगे वोल्ट मीटर से, और कितनी पावर मोटर ड्रॉ कर रही है उसको वॉट मीटर से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या पता चल गया यहाँ पे कि इस समय जब इतनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, रेटेड वोल्टेज नहीं है, रेटेड वोल्टेज का बहुत कम वैल्यू है, इतनी वोल्टेज जब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो इसकी जो ब्लॉक रोटर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन।
तो ये जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि इसके रोटर को आपने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, और ब्लॉक करके इसको आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो जब इसको वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, तो वोल्टेज और करंट दोनों में क्या रिलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसकी जो स्टेटर की करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वोल्टेज होती है, ठीक। तो यदि हम वोल्टेज को रेटेड वैल्यू से इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो करंट है वो क्या होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इंक्रीज होती है। तो इसकी यदि बोलेगा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसके कारण ही हम क्या कर सकते हैं कि हमको ये पता चल जाएगा, इस स्टेज से हमको क्या क्या पता चल जाएगा। तो इस स्टेज से आपको, आपने सबसे पहले क्या दिया, रेटेड वोल्टेज का 10 to 15% वोल्टेज अप्लाई की, तो आपको क्या मिल गई, यहाँ पे करंट मिल गई, ठीक। इतना आपको समझ में आया। दूसरा, इस समय हमने क्या मेजर कर लिया, इसका पावर फैक्टर मेजर कर, पावर मेजर कर लिया, वॉट मीटर लगाया हो ना, तो वॉट मीटर से आपको क्या मिल जाएगी, इसकी पावर मिल जाएगी। तो वोल्टेज करंट कॉस फाई, तो वोल्टेज आप वोल्ट मीटर से मेजर कर लोगे, करंट आप अमीटर से मेजर कर लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेज से हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे, एक तो शॉर्ट सर्किट करंट मिल गई आपको, दूसरा पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट कितना है, तो इसका जो पावर फैक्टर है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वो कितना है, ये आपको मिल गया, ठीक। अब चूंकि इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि यदि हम इसको 10 to 15% वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कितना अप्लाई कर रहे हो उसको, 10 to 15% वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, मान लो आप 10% वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें है ना 10%, मान लो आप 400 वोल्ट है, आपकी रेटेड वोल्टेज कितनी है, 400 है, तो इसका मतलब 10% अप्लाई कर रहे हो, मतलब 40 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो। तो 40 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे मान लो, ठीक है, 100 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो 400 वोल्ट रेटेड वोल्टेज अप्लाई करोगे तो कितनी फ्लो होगी, निकाल सकते हो, रेटेड वोल्टेज अप्लाई करोगे तो कितनी करंट फ्लो होगी, स्ट्रेट लाइन है ना। तो जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, तो उससे हम ये निकाल सकते हैं कि रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कितनी करंट फ्लो होगी, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई। तो शॉर्ट सर्किट करंट इसको लिखते हैं ISN, इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट हमको क्या मिलता है कि इतनी वोल्टेज पे कितनी करंट है, वो हमको मिल जाता है, और उसकी हेल्प से, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन है, तो उसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं कि यदि हम नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कितनी करंट यहाँ पे फ्लो होती है। तो जैसे आपकी कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक, और इसके रोटर को आपने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, और इसको आप रेटेड वोल्टेज यदि अप्लाई करोगे तो ये इसमें मैक्सिमम करंट है, ये शॉर्ट सर्किट करंट की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज़्यादा करंट कभी भी इस मोटर में फ्लो नहीं हो सकती, ठीक है। रेटेड वोल्टेज पर मैक्सिमम करंट कब फ्लो हो सकती है इसमें, जब इसका रोटर ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब इसका रोटर क्या है, शॉर्ट है, आ रही बात समझ में। तो इसका रोटर ब्लॉक है, इसका रोटर शॉर्ट है, तो उस समय इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो रोटर ब्लॉक शॉर्ट क्यों बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं रोटर ब्लॉक शॉर्ट कि जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, यदि रोटर ब्लॉक है या रोटर शॉर्ट है, तो यदि रोटर ब्लॉक है तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक। तो यदि स्लिप की वैल्यू 1 कर दोगे यहाँ पे, तो 1/1 क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा ये, ठीक। तो यानी कि RL की वैल्यू क्या होगी, तो मतलब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो यदि आपको बोला जा रहा है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जो रोटर है वो कैसी कंडीशन में है, अभी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि यदि ये रोटर ब्लॉक है, इसका मतलब है ये रोटर शॉर्ट है,
और यदि नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इस समय जो करंट फ्लो होगी वो मैक्सिमम करंट होगी, इससे ज़्यादा करंट कभी भी नहीं फ्लो हो सकती है। तो हम ये कैलकुलेट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं 10 to 15% अप्लाई करते हैं, और 10 to 15% अप्लाई करके हम देख लेते हैं कितनी करंट फ्लो हो रही है, और उसके बाद में ये हमको पता था स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इससे कंपेयर करके ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि नॉर्मल वोल्टेज देते तो इतनी करंट इसमें फ्लो होगी। ठीक, और साथ ही हमको क्या पता चल जाता है इसमें, इसका जो पावर फैक्टर है cos फाई, इसकी वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट ये पता चल जाता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो R01 है और X01 है, इनकी वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये पूरे डेटा हमको कहाँ से मिलेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। तो कौन कौन से डेटा किस टेस्ट से मिलते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो नो लोड टेस्ट से आपको मिलेगा G0, B0, है ना, एक्साइटिंग, कोर लॉस कंडक्टेंस और मैग्नेटाइजिंग ससेप्टेंस। नो लोड करंट, ठीक है, नो लोड पावर फैक्टर आपको मिल जाएगा, कांस्टेंट लॉस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे नो लोड में, उसमें क्या जाता है, फ्रिक्शन लॉस है, विंडेज लॉस है ना, ये सब कांस्टेंट लॉस है, आयरन लॉस है, वो सब आ जाते हैं। दूसरा आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड मिल जाएगी, पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट मिल जाएगा आपको, R0 X0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन सभी का यूज हम किस में करेंगे, सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए करेंगे। ठीक, तो सर्किल डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपको I0 मिली है, नो लोड करंट, है ना, ये वर्टिकल लाइन जो है किसको शो करेगी, वोल्टेज को या एनर्जी एलिमेंट को शो करती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, जो आपको नो लोड करंट ड्रॉ करनी है। बात समझ में आ गई, तो आपको क्या ड्रॉ करनी है यहाँ पे, नो लोड करंट। तो ये नो लोड करंट ड्रॉ करोगे। अब ये जो नो लोड करंट है, ये नो लोड करंट I0 है, और ये वोल्टेज से क्या कर रही है, फाई नॉट एंगल से लैग कर रही है। सबसे पहले इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से मिला था, नो लोड टेस्ट से। तो आपको पूछेगा कि सर्किल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, आपको कौन कौन से पैरामीटर की आवश्यकता होती है। तो एक तो आपको नो लोड करंट चाहिए, कहाँ से मिल जाएगी, नो लोड टेस्ट से मिल जाएगी। दूसरा एक और टेस्ट होता है, रेजिस्टेंस टेस्ट बोलते हैं। रेजिस्टेंस टेस्ट काहे के लिए करते हैं, तो एक रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, जैसे कि आपका जो स्टेटर है, स्टेटर में आपने 3 फेज वाइंडिंग की हुई है, तो स्टेटर में जो हम 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, मोटर को ऑफ कर देंगे। मोटर को ऑफ करने के बाद में एक फेज की वाइंडिंग को हम क्या करेंगे, डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और इसमें क्या फ्लो होगी, डीसी करंट फ्लो होगी। यहाँ पे एक लगा देंगे वोल्ट मीटर, एक लगा देंगे अमीटर। इन दोनों के रेशियो से रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर, ये क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस पर फेज। तो आपको स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज मिल जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस टेस्ट बोलते हैं। तो क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होगी, तब आप रोटर और स्टेटर कॉपर लॉस को क्या करते हो, सेपरेट करते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस टेस्ट का भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो कौन से टेस्ट से रिक्वायर्ड डेटा हमको मिलता है यहाँ पे, तो नो लोड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और दूसरा क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस, सॉरी स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, ठीक। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लिया। दूसरा जो हमने कैलकुलेट की थी ISN, शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड, तो ये शॉर्ट सर्किट करंट है ISN विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई, और ये इसका शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर एंगल है, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी I2 डैश है, ठीक है, I2 डैश क्या होती है सबको पता है, कि यदि हम देखेंगे कि I1 इज इक्वल टू क्या होता है, I0 प्लस I2 डैश, इन दोनों का वेक्टर सम होती है, ठीक। तो ये है ISN, और ये क्या है, तो यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, I2 डैश मिल जाएगा। तो ये I2 डैश कब की कंडीशन में है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। यदि मोटर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होती, ठीक, और उसको हम नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करते, तो रोटर में मैक्सिमम इतनी करंट फ्लो होती, और यही करंट
फिर कहाँ पे आ जाती है, प्राइमरी साइड में, नो लोड करंट के साथ ऐड हो जाती है। ठीक, तो ये जो है इस लाइन को क्या बोलेंगे, इसकी आउटपुट लाइन। तो ये ठीक, तो ये जो लाइन है ये लाइन क्या कहलाती है, इसकी आउटपुट लाइन। अभी जो आउटपुट लाइन है, इस आउटपुट लाइन का क्या लोगे, एंगल बाइसेक्टर लोगे। ठीक है, इसका लंब अर्धक लोगे, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ले लेंगे। ठीक, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये सो इसका एंगल बाइसेक्टर है, आउटपुट लाइन का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल बोलेंगे। ठीक, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसा एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर, तो यहाँ पे ये हमको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल मिल गया। तो हमने क्या ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक, और यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या बताएगा आपको, ठीक है, कि ये वोल्टेज है ये, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर है ये, तो ये क्या बताएगा, इनपुट की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे ना कि वर्टिकल लाइन है ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर शो करेगा कि मोटर जो इनपुट पावर ले रही है वो इनपुट पावर का क्या यूज वो कर रही है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, टॉर्क लाइन। ये क्या है आपके यहाँ पे, टॉर्क लाइन। तो टॉर्क लाइन जो है ये स्टेटर और रोटर कॉपर लॉस को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो इसमें जो स्टेटर कॉपर लॉस है और रोटर कॉपर लॉस है, इन दोनों को क्या करेगी, यहाँ पे ये सेपरेट करेगी। तो यहाँ पे ये रोटर कॉपर लॉस है, ये स्टेटर कॉपर लॉस है। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, फिक्स लॉस। तो ये यहाँ पे है फिक्स लॉस। ठीक, तो यहाँ पे जो मोटर इनपुट ड्रॉ कर रही है, ठीक, वो इनपुट का क्या कर रही है, तो उस इनपुट को रोटर कॉपर लॉस में, है ना, क्योंकि ये जो पावर ड्रॉ कर रही है ना ये, ठीक, तो ये क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है, ये इसका फेज एंगल है। ठीक, तो मोटर इस समय जो पावर ड्रॉ कर रही है उस पावर का, वो पावर क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर है, इससे ज़्यादा पावर कभी ड्रॉ नहीं कर सकती वो। और इस पावर का क्या कर रही है वो, तो रोटर कॉपर लॉस में वेस्ट कर रही है उसको। ठीक है, स्टेटर कॉपर लॉस में, और जो उसके फिक्स लॉस हैं उस फिक्स लॉस में क्या कर रही है, उसको वो वेस्ट कर रही है। आई बात समझ में। तो इसमें आपको पूछेगा कि ये जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल है, तो जो डायमीटर ऑफ सर्कल है इसकी वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो जो डायमीटर ऑफ सर्कल है ये क्या होता है, आई टू डैश, और ये क्या होता है, v बाय एक्स नॉट वन। ठीक, तो ठीक उसी तरह से जैसे हमने इसका बेसिक देखा था, ठीक है, तो इसके बेसिक में आपने क्या देखा कि जो डायमीटर ऑफ सर्कल है, डायमीटर ऑफ सर्कल को आप कैसे डिटरमाइन करते हो। ठीक है, तो v पाई क्या करते हो, x लेते हो, और इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इसके इक्विवेलेंट सर्किट में हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो वोल्टेज है, और ये क्या है यहाँ पे, ये एक्स नॉट वन है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है आर टू डैश, ठीक, तो इसको कंसिडर अभी नहीं करते हैं। किसको कंसिडर करते हैं हम, इस रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे यदि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि जीरो है, यानी रोटर आपका क्या है, शॉर्ट है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी रोटर में, उससे ज़्यादा रोटर करंट कभी भी फ्लो नहीं हो सकती है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, आई टू डैश। तो आई टू डैश जो होगी उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, v अपॉन क्या होता है, एक्स नॉट वन होता है। तो यहाँ पे जो v है, ठीक, तो यहाँ पे जो v है वो v क्या है, तो जो v है ये है क्या, वोल्टेज पर फेज। ये क्या है, v क्या है, वोल्टेज पर फेज। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंस पर फेज है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पर ये क्या है, आई टू डैश, रोटर करंट रिफर टू क्या हो गई है, ये प्राइमरी। ठीक है, तो ये बोलता है डायमीटर ऑफ सर्कल को कौन डिटरमाइन करता है, तो रोटर करंट रिफर टू क्या होती है, प्राइमरी, आई टू डैश उसको बोलते हैं।
तो ये भी याद रखिएगा, डायमीटर ऑफ सर्किल is determined by rotor current per phase referred to प्राइमरी। तो रोटर करंट पर फेज रिफर टू प्राइमरी, इसके द्वारा क्या करते हैं हम यहाँ पे डायमीटर ऑफ सर्किल को डिटरमाइन करते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक। दूसरा, ये टॉर्क लाइन याद रखनी है। तो टॉर्क लाइन किसको सेपरेट करता है? तो टॉर्क लाइन किसको सेपरेट करती है? तो रोटर और स्टेटर कॉपर लॉस को कौन सेपरेट करता है? टॉर्क लाइन, ठीक है। जो आउटपुट लाइन है ये कैसे ड्रॉ करते हैं? तो ये जो नो लोड करंट है, इस नो लोड करंट, ठीक है, का जो एरो हेड है ये, ठीक, और ISN शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड, इसका जो एरो हेड है, इन दोनों को मिलाने पे आपको क्या मिलती है? आउटपुट लाइन, ये याद रखना है, ठीक। और आउटपुट लाइन का जो एंगल बाई सेक्टर होता है, लंब अर्धक होता है, ठीक है, उसके द्वारा हम किसको डिटरमाइन करते हैं? सेंटर ऑफ सर्किल को डिटरमाइन करते हैं, ठीक। तो इतना आपको इसमें यहाँ पे याद रखना है। दूसरा यहाँ पे याद रखना है कि स्टेटर और रोटर कॉपर लॉस को कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक। और एक तो आपको बताया कि सर्किल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो डेटा हमको चाहिए उसके लिए कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? नो लोड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट करते हैं, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट, ठीक, नो लोड टेस्ट और, ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो इन तीनों टेस्ट से जो डेटा प्राप्त होता है उसका यूज करते हैं सर्किल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जो रोटर और स्टेटर कॉपर लॉस को क्या किया गया है, यहाँ पे सेपरेट किया गया है। तो जो रोटर कॉपर लॉस है और स्टेटर कॉपर लॉस है, ठीक, तो जो रोटर कॉपर लॉस होगा उसको क्या लिखोगे? I2 इंटू R2 रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। और जो स्टेटर कॉपर लॉस है, इस स्टेटर कॉपर लॉस को क्या लिखोगे आप? I1, ठीक है, इंटू क्या लिखोगे? R1, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये रोटर कॉपर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस का ये रेशियो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो रोटर और स्टेटर कॉपर लॉस का रेशियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को आप क्या लिखते हो? तो I1 अपॉन I2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है? I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या होता है? K होता है, ठीक। तो यहाँ पे इसको यदि लिखेंगे कि I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? K। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमको क्या करना है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है? रोटर का, उसको कहाँ पे रेफर करना है हमको? स्टेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉपर लॉस है इसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा? आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो रोटर कॉपर लॉस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ये स्टेटर कॉपर लॉस हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1/k का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? 1/k का स्क्वायर। ये R2 अपॉन क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/k का जो स्क्वायर होता है, R2 अपॉन k स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? R2 डैश हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? R2 डैश बाई क्या लिखेंगे? R1। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि रोटर कॉपर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस को किससे सेपरेट करते हैं? तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं? R2 डैश और अपॉन क्या लिखते हैं? R, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि रोटर और स्टेटर कॉपर लॉस को सेपरेट करने के लिए R2 डैश रोटर रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी और अपॉन क्या हो जाएगा? प्राइमरी रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि स्टेटर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रेशियो से हम इन लॉस को सेपरेट कर सकते हैं।
तो जो सर्किल डायग्राम है, इस सर्किल डायग्राम का यूज हम काय के लिए करते हैं? सर्किल डायग्राम का यूज हम काय के लिए करते हैं? तो मोटर की जो परफॉर्मेंस है, इंडक्शन मोटर की जो परफॉर्मेंस है, उसकी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए इस सर्किल डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक, तो इस सर्किल डायग्राम के द्वारा हम मोटर की परफॉर्मेंस को कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ठीक है, तो ये तो हमने एक जो सर्किल डायग्राम बनाया है, ये किस कंडीशन में बनाया है कि जब मोटर के स्टेटर को हम, रोटर को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे और उसको नॉर्मल वोल्टेज देंगे, तो उस समय वो इतनी शॉर्ट सर्किट करंट ड्रॉ करेगी, उसकी जो पावर होगी वो पावर उसकी इतनी होगी यहाँ पे, ठीक है, और वो पावर का इतना भाग रोटर कॉपर लॉस में, इतना भाग स्टेटर कॉपर लॉस में, और इतना भाग फिक्स या कांस्टेंट लॉस में जाएगा। अब यदि मान लीजिए कोई मोटर है हमारी, ठीक है, और उस मोटर में हम देखेंगे, अब जो नो लोड करंट होती है, नो लोड करंट कैसी होती है, फिक्स्ड होती है ना, ये नो लोड करंट कैसी होती है, हमेशा फिक्स्ड वैल्यू की करंट है, ये नो लोड करंट कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई वही मोटर हमारी है और वो मोटर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर लोड पे है और वो मोटर इतनी करंट ड्रॉ कर रही है, तो मोटर का जो स्टेटर है कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे ये I1 करंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक, तो यदि हम यहाँ से देखें कि यदि इस एक्सिस को यहाँ पे हम मिलाएंगे ऐसे, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे I2 डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, ये I2 डैश, और यहाँ से क्या करोगे आप, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो, तो जितने भी वर्टिकल एलिमेंट हैं वो क्या आपको शो करते हैं, इसकी इनपुट पावर को, मतलब एनर्जी को शो करते हैं, पावर को शो करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इतनी जो पावर है, ये पावर क्या कर रही है, मोटर ड्रॉ कर रही है। अब ये जो इनपुट पावर है, ये इसकी क्या हो जाएगी, इतनी इनपुट पावर हो जाएगी। तो आपको क्या पता चल गई, मोटर की इनपुट पावर पता चल गई कि मोटर कितनी इनपुट पावर ड्रॉ कर रही है। अब जो ये इनपुट पावर ड्रॉ कर रही है, इस पावर का क्या कर रही है, तो इस पावर में इतना जो पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, फिक्स लॉस में। ठीक है, इतना जो पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, स्टेटर कॉपर लॉस में। इतना जो पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, रोटर कॉपर लॉस में। और जो बचा हुआ भाग है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इसकी आउटपुट पावर है, शाफ्ट पावर है, ठीक है, वहां पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि हमने एक बार सर्किल डायग्राम ड्रॉ कर लिया, तो सर्किल डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में एनी वैल्यू ऑफ रोटर करंट, एनी वैल्यू ऑफ स्टेटर करंट, ठीक है, हो सकता है स्टेटर करंट इतनी है आपकी यहाँ पे है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, रोटर करंट। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या शो करेगा, इनपुट पावर को। ठीक, और इनपुट पावर में इतना पार्ट हमेशा क्या रहेगा, फिक्स लॉस। फिक्स लॉस तो फिक्स्ड ही होता है, वो चेंज होता नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन जो पॉइंट होगा वो हमेशा क्या शो करेगा, है ना, स्टेटर कॉपर लॉस। इन दोनों के बिटवीन जो पावर होगी वो क्या शो करेगी, रोटर कॉपर लॉस। ठीक, और ये जो है वो आपको क्या शो करेगी, यहाँ पे आउटपुट लाइन है ना ये, तो आउटपुट लाइन क्या शो करती है कि जो आउटपुट है वो आपको कितना मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मोटर की एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, तो जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे। तो क्या कर सकते हो आप, आउटपुट अपॉन क्या ले सकते हो, इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट से क्या मिल जाएगा आपको, एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो पावर है, ये पावर किसके इक्वल है, रोटर कॉपर लॉस के इक्वल है। ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे स्लिप निकाल सकते हो। तो स्लिप क्या हो जाती है, तो रोटर कॉपर लॉस हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, रोटर इनपुट हो जाएगा। ठीक, तो रोटर इनपुट हम कैसे निकालते हैं, तो स्टेटर लॉस को माइनस कर देंगे तो रोटर इनपुट हो जाएगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्लिप निकाल सकते हैं, मोटर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट पावर अपॉन क्या हो जाएगी, इनपुट पावर हो जाएगी। ठीक है, मोटर में जो टोटल लॉसेस हैं वो लॉसेस कितने हैं, है ना, तो उसमें लॉसेस को भी आप इनपुट में से माइनस करके एफिशिएंसी को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मोटर की स्लिप को, उसकी आउटपुट पावर को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मोटर का कॉपर लॉस निकाल सकते हो, है ना, तो कॉपर लॉस आपको दिख रहा है, इनपुट पावर निकाल सकते हो, टोटल लॉस निकाल सकते हो, स्लिप निकाल सकते हो, पावर फैक्टर निकाल सकते हो, है ना, पावर फैक्टर आपको पता चल जाएगा।
तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं, इन सब को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, मोटर की हम परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा आप क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हो उसको नोट कर लो। मोटर की परफॉर्मेंस में क्या क्या आप फाइंड कर सकते हो, तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगा, स्लिप आपको पता चल जाएगी, और पावर फैक्टर आपको पता चल जाएगा। पावर फैक्टर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मोटर का जो पावर फैक्टर है वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि ये आपका क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसा, ये ट्रायंगल बन गया आपका, ये है ना। तो इस ट्रायंगल में ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू किसको शो करेगी, एपरेंट पावर को। ये किसको शो करेगी, एपरेंट पावर को। ये किसको शो करेगी, आपकी एक्टिव पावर को। तो ये आपकी एक्टिव पावर हो जाएगी, ये एपरेंट पावर हो जाएगी, और ये क्या होगी, आपकी रिएक्टिव पावर हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, इसका जो एंगल है, इस एंगल की वैल्यू को, फेज एंगल की वैल्यू को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो फेज एंगल यदि आप निकालोगे तो फेज एंगल यानी क्या हो जाएगा, कॉस फाई। तो कॉस फाई क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, सॉरी बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो बेस आपका हो जाएगा ये। ठीक है, तो बेस आएगा आपका हो गया इनपुट, इनपुट यानी ए से लेके ई तक। तो ए से लेके ई तक आपका ये, ठीक, बेस हो जाएगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ओ से लेके ए तक। तो ओ से लेके ए तक हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसके रेशियो से हम क्या निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकाल सकते हो, स्लिप निकाल सकते हो, पावर फैक्टर निकाल सकते हो। तो इन सब को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, यानी मोटर की परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में आपको कुछ मैक्सिमम क्वांटिटी होती हैं, तो उन मैक्सिमम क्वांटिटी के बारे में पूछेगा कि मैक्सिमम आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम आउटपुट क्या होता है, तो मैक्सिमम आउटपुट का मतलब होता है कि अपना ये सर्कल सही नहीं बना है ना। यदि सर्कल हमारा सही बनेगा, तो कोई सर्कल जैसे इस तरह से बनेगा, तो मैक्सिमम आउटपुट क्या होगा, तो जैसे सर्किल आपका होगा, ठीक, तो इसमें एक आपका है मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, एक है मैक्सिमम इनपुट है आपका, और एक है मैक्सिमम इनपुट पावर है। ठीक है, तो मैक्सिमम इनपुट पावर किसको बोलेंगे, कि ये जो आपका सर्किल है, इस सर्किल का जो ये पीक पॉइंट है, इसका क्या लोगे आप यहाँ पे एक टेंजेंट, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इसके पीक पॉइंट के टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर है, ये क्या शो करेगा, इसको मैक्सिमम इनपुट को शो करेगा। तो आपको पूछेगा कि मैक्सिमम इनपुट जो है वो क्या होगा, तो आपके सर्किल के पीक पॉइंट की टेंजेंट लाइन है ये, जो कि पैरेलल टू क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसके पैरेलल होगी, सॉरी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसके पैरेलल होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के, और यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये क्या शो करेगा, इसका मैक्सिमम इनपुट को शो करेगा। अब यदि हमको मैक्सिमम टॉर्क को पता करना है, ठीक है, या मैक्सिमम आउटपुट को पता करना है, तो जो आउटपुट लाइन है, इस आउटपुट लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, और उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो किसको शो करेगा, उसके मैक्सिमम आउटपुट को शो करेगा। मैक्सिमम टॉर्क पता करना है, तो मैक्सिमम टॉर्क पता करने के लिए जो टॉर्क लाइन है उसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे कि ये हमारी टॉर्क लाइन है, जैसे सपोज मान लो ये आपकी टॉर्क लाइन है, तो टॉर्क लाइन के पैरेलल यहाँ पे क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक, और यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो वो किसको शो करेगा यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क को शो करेगा कि ये इसका क्या है, मैक्सिमम टॉर्क है। यदि हमको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो मैक्सिमम आउटपुट, तो आउटपुट लाइन आपकी होगी ऐसे, तो जो आउटपुट लाइन है उसके पैरेलल क्या ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक टेंजेंट, ठीक, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो वो क्या शो करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट को शो करेगा। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम आउटपुट ऐसा हो जाएगा, ये मैक्सिमम आउटपुट।
ठीक, ये आपका ऐसा मैक्सिमम टॉर्क, ये मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा आपका। ठीक, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इनपुट हो जाएगा। टेंजेंट इसका पीक पॉइंट लेना है, पीक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है और वहां से परपेंडिकुलर लेना है, तो वो क्या शो करेगा, मैक्सिमम इनपुट पावर को शो करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो सर्किल है इसमें ये मैक्सिमम क्वांटिटी पूछेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है अभी तक कौन सा पूछा गया है, मैक्सिमम इनपुट पावर। तो मैक्सिमम इनपुट पावर सबसे ज़्यादा पूछी गई है, तो उसको क्या बोलेगा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्किल, सर्किल के हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो परपेंडिकुलर जो है वो क्या शो करेगा, मैक्सिमम इनपुट को शो करेगा। ठीक, तो इस तरह से ये सर्किल डायग्राम में से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बताया हूँ ये भी आ चुका है एग्जाम में, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में आया था, सीजी स्टेट गवर्नमेंट में। और परफॉर्मेंस इससे पता करते हैं, ये आपको याद रखना है। डायमीटर वाला, ये डायमीटर ऑफ सर्किल वाला ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, टच करेगा, हाँ, टॉर्क लाइन को जहाँ पे टच करेगा ये, हाँ ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, आउटपुट लाइन ये है, तो ये मैक्सिमम आउटपुट होगा इसका। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपकी होती है यहाँ पे इंडक्शन मोटर समाप्त। ठीक है ना, और न्यूमेरिकल्स तो मैंने आपको कराए हैं, इसके क्वेश्चंस भी कुछ लिखवाए हैं मैंने आपको, है ना, तो उन सबको आप देख लेना एक बार, है ना। तो बाकी जो है ट्रांसफॉर्म उसको नेक्स्ट क्लास में कल देखते हैं आगे, है।